Hello friends, welcome to EduTap and welcome once again in this series of interview with toppers. Today we have Mr. Vasant Kesari, who has recently cleared SEBI Grade A 2020 exam, and he will be sharing his strategy with us. So I welcome you Vasant to our YouTube channel. Thank you sir. और ये इंटरव्यू काफी अलग होने वाला है बिकॉज जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी की बात करते हैं वी टॉक अबाउट अ डेफिनेटिव स्ट्रैटेजी, है ना, कि स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए, हमें 6 महीने पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमारा एक बैकग्राउंड होगा तो अच्छा होगा, हम एक अच्छे सोर्स से प्रिपेयर करेंगे तो ये होगा, है ना। और मतलब इन्होंने सारे मिथ तोड़े। मैं आपको इनके प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, देन यू विल रियली अंडरस्टैंड के ही इज एन एक्सेप्शनल outlier in terms of candidates who have qualified for SEBI Grade A. तो मैं आपको इनकी इंट्रोडक्शन देता हूं, then you will be able to judge that why I am saying this. ठीक है। So first of all, ये महाराष्ट्र नांदेड़ से हैं, ठीक है। NI कालीकट के पास आउट हैं 2014 के, and he is a production engineer. Then he has worked in various companies or organizations. I would say MRF Tires for one. Then he shifted to teaching. He taught for 2 years. Then he joined as a bank PO just for 1 year. Then he got a job in CBI. So I can understand why he left the job of bank PO and joined CBI, such a reputed organization. There he is working since last 3 years as a sub inspector. तो बसंत, आप एक CBI से हैं यार, मैं आशा करूंगा कि आप मेरा कोई नुकसान नहीं करने वाले हैं। CBI वालों से तो सबको डर लगता है भाई, है ना। तो एनीवेज, अब मैं ये बताऊंगा कि ये मिथ तोड़ने की बात क्यों कर रहा था। मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि ये मिथ तोड़ने की बात मैं क्यों कर रहा था। जस्ट लेट मी चेक के इंटरव्यू सही चल रहा है। शायद कुछ दिक्कत है, लेट मी चेक। नहीं, सही चल रहा है। तो वसंत ने सारे मिथ क्यों तोड़े, मैं ये बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम हमेशा बात करते हैं कि 6 महीने 5 महीने की प्रिपरेशन चाहिए। इन्होंने थोड़ी प्रिपरेशन की बीच में, पर इनकी बहुत सारी, मैं बताऊंगा, फैमिली रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थी जिनके कारण ये अच्छे से स्टडी नहीं कर पाई। इन्होंने इफेक्टिव स्टडी शायद 1 या 2 महीने ही की है, कुछ 15-20 दिन प्रीलिम से पहले और कुछ 15-20 दिन मेन से पहले। तो एक तो ये मिथ इन्होंने तोड़ा है। मुझे नहीं पता इन्होंने ये कैसे अचीव किया, लेकिन इन्होंने किया। दूसरा, ये एक वर्किंग कैंडिडेट है, सीबीआई में काम करते हैं, विच इज अ वेरी डिमांडिंग जॉब। we keep thinking about how much time do we require, how many months do we require, पर यहाँ पे वसंत केसरी हैं जिन्होंने सीबीआई में काम करते करते, जो कि ऐसी जॉब है जहां सैटरडे संडे भी बुला लिया जाता है। आई वाज इन फैक्ट शेड्यूल्ड टू टेक हिज इंटरव्यू ऑन सैटरडे, बट ही वाज कॉल्ड टू ऑफिस ऑन सैटरडे एंड संडे आल्सो। फिर उसके बावजूद ही इज मैरिड गाय, ही इज वर्किंग, he had a baby in January, right, this year. So you can imagine that when he was doing his preparation, how much pressure of job and how much pressure in terms of responsibilities in the house he would be having. तो उन्होंने सारे मिथ तोड़े हैं। इतना टाइम चाहिए, है ना, एक बैकग्राउंड चाहिए, नॉन वर्किंग होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने एग्जाम फोड़ा है। सो वसंत, आई रियली कांग्रेचुलेट यू ऑन दैट एंड आई सैल्यूट यू यार। मतलब आसान नहीं है, लेकिन आपने किया, और ये शायद आप ही जानते हैं कि कैसे किया, है ना, which is not an easy thing. तो अभी आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ अनअचीवेबल अचीव कर लिया है, कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था अचीव कर लिया, या लग रहा था कि हो जाएगा? सर, पहले तो जैसे आपने कहा मिथ्स की बात करी, तो जैसे मैंने काफी सारे ऐसे ब्लंडर्स किए हैं, वो मैं बोलूंगा कि एट दैट टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं, लेकिन समहाउ हो गया। जैसे आपने कहा कि हो सकता है इसमें लक का बहुत बड़ा फैक्टर हो। जैसे मैं फादर बना था, आई हैव अ बेबी जो बस 6 मंथ्स की है। तो उस टाइम जब ये एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, प्रीलिम्स मेंस, उस टाइम मेरी बेबी जस्ट हार्डली 1 or 2 मंथ्स की थी। तो दैट टाइम इट वाज डिफिकल्ट, एंड द वे I wrote mains and the way I have given my interview, I was thinking that no, नहीं होगा। हर टाइम ये ऐसा लगता था कि यार इस बार नहीं होगा, लेकिन वो एक एक स्टेज में पार करता गया। So
बेसिकली इट फील स्पेशल। जैसे सीबीआई का पार्ट बनना भी एक स्पेशल फीलिंग थी। सीबीआई इन इटसेल्फ एक काफी एलिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद सेबी का भी एक, सेबी अपने आप में भी एक एलिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन सब का एग्जाम क्लियर करना, उन सब का एक पार्ट बनना, लाइक इट्स अ स्पेशल फीलिंग, ये अचीवमेंट तो बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे। अब ये कितना एफर्ट है, कितना लक है, वो तो पता नहीं। पर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जब आप एग्जाम दे रहे थे, मतलब फेज टू नहीं सर। जब आप फेज टू देने गए कि यार सर मतलब पक्का हो जाएगा, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है? सर फेज 1 के टाइम पे लग रहा था कि फेज हम्म 1 बेसिकली उन्होंने क्वालिफाइंग रखा था, 40% ओवरऑल था, 30% पहले पेपर में, 40% सेकंड पेपर में। वो तो लग रहा था, और हर किसी ने जिस तरह का पेपर आया था उससे हर किसी को लग रहा होगा यार फेज 1 तो हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद फेज 2 और इंटरव्यू दोनों दोनों ऐसे लग रहे थे कि ये तो नहीं हो पाएंगे। और हम्म मतलब एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देने तक तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था, लेकिन द वे आई रोट माई एग्जाम्स और जैसे इंटरव्यू दिया, मुझे नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, लेकिन हो गया। चलिए, इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे आपसे। तो बेसिकली वसंत, आप मुझे थोड़ा ये समझाएंगे कि आप एक सीबीआई में अच्छी जॉब पे हैं, शायद सेबी में आप जाएंगे, आपको एक सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, बट हाउ डू यू सी द फिट? आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा होगा कि आपको यस। 6-7 साल हो गए और सीबीआई में 3 साल हो गए हैं, नो व्हाई यस डू यू वांट टू स्विच टू सेबी? तो आपने वहां पे क्या आंसर दिया, एक तो मुझे वो बताएं, और सर। आपको इंटरनली क्या लगा कि मतलब सैलरी के अलावा कि मैं सेबी में क्यों जाऊं, मतलब ऐसा क्या लगा आपको? सर पहले तो मैं इंटरनल बताऊंगा, बाद में मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में मैंने क्या जवाब दिया था। हम्म इंटरनल ये था सर कि ऑनेस्टली जब ये जब ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, तब मैं एक्चुअली सोच रहा था, और इस बार का पैटर्न इस तरह सा था कि नॉर्मली मैं कभी भी किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं कर पाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे सीखने को क्या मिलेगा। और इसका जिस तरह से सिलेबस था, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, और जो सिलेबस देख के मुझे लगा कि इसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, भले ही मैं फेल हो जाऊं। तो मैंने इस इंटेंशन के साथ मैंने शुरुआत करी थी। और जब जैसे जैसे मैं तैयारी करता गया, मैं सही बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। और मैं उसके बाद मैंने आईसीएमआई में एडमिशन भी ले लिया। अब मेरी फाउंडेशन की एग्जाम भी है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। इसके कारण एक मेरा मोटिवेशन बना कि यार मुझे इस फाइनेंस एरिया में काम करना चाहिए। और ये बेसिकली मोटिवेशन था। दूसरा मोटिवेशन ये भी था कि जैसे एट प्रेजेंट जो मेरा जॉब है, जैसे आपने कहा कि काफी डिमांडिंग है, और उसके कारण मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं जो अपने जो पर्सनल रिलेशंस है, मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे ये हमेशा लगता था कि मुझे उनको लिए भी टाइम देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मेरी वाइफ मतलब जस्ट उसने डिलीवरी करी थी बेबी की, तो उस टाइम पे मैं उनके साथ नहीं रह पाया। सो ये रहेगा, ये उनका भी सेक्रीफाइस है, और उसके बाद भी मैं हो पाया, तो इट्स लाइक अ रिवॉर्ड। तो मुझे और भी ज्यादा स्पेशल लगता है कि उन्होंने जो बेसिकली जो प्रीशियस मोमेंट्स खोए हैं, उसके बाद मुझे मतलब उनको भी एक तरह का स्पेशल गिफ्ट मिला है। सो ये उस टाइप की फीलिंग है। तो दैट वाज माय मोटिवेशन कि मैं और अच्छी जॉब के लिए ट्राई करूं, वेल पेइंग जॉब के लिए ट्राई करूं, जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस भी बढ़िया हो, और मैं अपनी फैमिली को भी एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊं। सो दैट वाज माय मोटिवेशन। और ऑल्सो जो एक एरिया जो मुझे पसंद आया है, मैं उसमें कर पाऊँ, एक करियर बना पाऊँ। मैं एक ऑनेस्टली मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि मैं पहले इंजीनियर था, मैंने इंजीनियरिंग में जॉब किया, उसके बाद मैं टीचिंग में आया, उसके बाद मैं बैंक पीओ रहा, देन आई बिकेम अ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सो मैं काफी सारे करियर स्विच करे हैं सीधे, और एट एवरी मोमेंट आई स्टार्टेड एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। मतलब हर बार नया करियर स्विच करो और वहां से मतलब एक नई शुरुआत होनी चाहिए। तो आई नेवर रियली हैड कि एक आइडिया नहीं था मुझे कि मुझे लाइफ में करना क्या है। और जैसे जैसे मैं सेबी की जो एग्जाम की तैयारी करता गया, तो मुझे लगा कि यार ये काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है, और ये मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसमें काम अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं इसे परस्यू करना चाह रहा था। बिल्कुल। और आपने वहां पे क्या बताया आंसर? हाँ, तो वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे आप वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको बेसिकली वहाँ पे ये बताना पड़ता है कि यू आर रेडी टू डेडिकेट 24 आवर्स ऑफ डे योर डे। तो मैंने ये कहा कि बेसिकली मुझे एक फाइनेंस में करियर करना है, एंड एट द सेम टाइम जो एक्सपीरियंस मुझे ओवर द पीरियड ऑफ जो भी मेरा एक्सपीरियंस का लाइफ था, वो मुझे यूटिलाइज कर पाऊँ। बेसिकली मेरा मेजोरिटी एक्सपीरियंस है सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन का। तो मैं कहा कि सेबी भी इन्वेस्टिगेशन करता है, तो मैं वो एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम जो पुलिस एंगल होता है, वो मैं सेबी में यूटिलाइज कर सकता हूँ। वो एक अलग तरह का एंगल मैं सेबी के लिए ला सकता हूँ। और एट द सेम टाइम ये मेरी इंटरेस्ट की भी फील्ड है, तो मैं उसमें और भी ज्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एट द सेम टाइम मैंने जो, जैसे मैंने कहा कि सीएमए भी मैं परस्यू कर रहा हूँ, तो मैंने वो भी उनको बताया। तो परहैप्स मुझे लगता है उनको ये पसंद आया होगा। ठीक है। तो एनीवेज, आई गॉट योर आंसर। तो
मतलब आपने अब मुझे ये बताइए कि इतने प्रेशर्स में जॉब है, सैटरडे संडे भी कई बार जाना पड़ता है, बैकग्राउंड भी अलग है, और आपकी एज भी शायद काफी होगी बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट 7 इयर्स। यस। फिर घर में वाइफ भी एक्सपेक्टिंग है, मैरिड है, आपने प्रिपरेशन को मैनेज कैसे किया? मतलब वो ठीक है, हम हंसी मजाक में कह लेते हैं कि कर लिया किसी तरह, but somehow you would have some strategy, right, that you were Yes. able to uh, get selected into सेबी। तो वो क्या था? मतलब आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा, यार ये कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ। तो ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी था, कुछ मन में था जो आपका एक गट फीलिंग है, इंट्यूशन आपको यहाँ तक ले आया? सर बेसिकली जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है उसके कारण मुझे एक जनरल नॉलेज बोलिए कि जनरल नॉलेज ओवर द थिंग्स की आजकल क्या चल रहा है, इस तरह की मेरा थोड़ा बहुत था। इसके अलावा सर मैं ये फॉलो करता था कि बेसिकली मैं अपना बेस्ट टाइम मैं इसे दे पाऊँ प्रिपरेशन के लिए। तो नॉर्मली हम पता भी है कि जो मॉर्निंग टाइम होता है उस टाइम पे हम किसी प्रेशर में नहीं होते। जैसे मैं ऑफिस से कभी बार आता था कि लेट भी होता था, तो उस टाइम ऑफिस का थोड़ा प्रेशर भी घर पे लेके आते थे। तो वो उस प्रेशर में मैं पढ़ाई नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने एक अपना रूटीन बनाया था कि मैं रात को 9 बजे सो जाता था। तो मेरी फैमिली भी उससे बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि रात में 9 बजे कौन सोता है। तो उस 9 बजे सो के मैं सुबह 3:30 बजे कभी या फिर 4 साढ़े 4 बजे तक मैं उठ जाना चाहिए। और मॉर्निंग के जो 3.5 आवर्स अगर वो मैं काफी प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, अगर वो यूटिलाइज कर पाऊँ तो बहुत बेनिफिट होगा उससे। और मैं वो करता था जब मैं वर्किंग था। अब काफी बार हमें ये भी होता था कि हमें सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे भी बुलाया जाता था। तो एक मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो शेड्यूल मेंटेन करना। लेकिन उसके बावजूद यू हैव टू स्टिक टू इट। काफी बार ऐसा होता था कि मैं प्रिपरेशन मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है और मुझे बोलता था कि नहीं नहीं आपको 4-5 दिन के लिए किसी और स्टेट में जाना है। तो ऐसा होता था, तो वहां पे डिस्टर्ब भी होता था। तो लेकिन फिर वही है कि एग्जाम से पहले जो रिवीजन होना चाहिए मुझे लगता है वो सबसे जरूरी होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे मैंने कोई भी उसमें मॉक टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, फिर काफी लोग बोलते हैं कि यार मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। तो ये फैक्ट है। तो मैंने क्या किया था कि जो भी मटेरियल मैं कलेक्ट कर पाऊँ उसको मेक श्योर कि आप रिवाइज करें डेली, 1 बार 2 बार। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैं जितनी भी मैंने पढ़ाई करी, जैसे मैं जो प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स से पहले मैं अपना सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाया था। अच्छा। लेकिन मैंने जितना भी सिलेबस किया था वो मैंने इतनी बार रिवाइज किया था कि मतलब मैं बता सकता हूँ आपको कौन से पेज पे क्या था, इतना मैंने रिवाइज किया था भले ही जितना था। और दूसरी बात यह थी कि मैं असल में ज्यादा क्लास नोट्स पे डिपेंड नहीं रहता था। मतलब ऐसा होता कि जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, अगर मुझे कुछ डाउट होता था मैं सीधा गूगल पे डालूं, यूट्यूब पे डालता था, कुछ नई चीज मिले मैं वहीं पे लिख लेता था। अपने नोट्स पे मेरा बेसिकली ज्यादा फोकस होता है, मैं हर चीज मतलब लिख के करना मुझे ज्यादा पसंद आता है, फिर मुझे समझ में वैसे ही आता है। मैं किसी क्लास के नोट्स पढ़ के मतलब मैं मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर किसी क्लास का नोट्स भी मैं फॉलो करता हूँ तो मैं उसमें खुद की अपने राइटिंग, खुद के अपने पॉइंट्स ये करता हूँ, या फिर खुद के अगर उसमें कुछ सवाल बना सकता हूँ तो वो भी मैं करता था। तो रिवीजन मेरे लिए काफी हेल्पफुल हुआ। मैंने प्रीलिम्स जैसे 17 जनवरी को था, तो 19 दिसंबर को मेरे वाइफ ने बेबी डिलीवर किया था। तो उसके बाद मैंने 2 तारीख से 15 तारीख तक छुट्टी ली और उसके बाद मैंने उसकी तैयारी करी। जैसे कि मैं काफी सारा सिलेबस भी कवर नहीं कर पाया था, लेकिन जो सिलेबस किया, क्योंकि मुझे पता था कि प्रीलिम्स में सिर्फ क्वालिफाइंग है तो मुझे ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। मैंने मैथ्स, जो एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश था उस पर मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। मैंने कोई भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़े। इसके अलावा जो 6 सब्जेक्ट्स है, जो कोर सब्जेक्ट है, मैंने उस पर ही फोकस किया। मैंने ये ट्राई किया कि मैं उसमें जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाऊँ, क्योंकि वो वही चीज है जो मेंस में रिजल्ट देने वाली है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता प्रीलिम्स कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था, और प्रीलिम्स का पेपर भी इस तरह से सेट किया गया था तो उसकी कोई तैयारी नहीं कर सकता। बिल्कुल मतलब पता नहीं उन्होंने क्या पेपर सेट किया था, इनकम टैक्स के कुछ सेक्शन पूछ लिए, मतलब अजीब सा पेपर सेट किया था। तो वो था, वो भी थोड़ी फेवर की चीज हो गई। तो उन्होंने ज्यादा थोड़ा लक भी, मुझे लक का ज्यादा बड़ा पोर्शन मानूंगा मैं उसमें। तो उस उन 6 सब्जेक्ट पे मैंने ज्यादा फोकस किया। तो बेसिकली वो स्ट्रेटेजी थी मेरी कि जो कोर सब्जेक्ट्स है मैं उस पर ज्यादा फोकस करूं, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करूं। और मैंने कोई मॉक टेस्ट वैसे दिया नहीं था, लेकिन रिवीजन मैंने ज्यादा किया तो रिवीजन पे मुझे ज्यादा बेनिफिट भी मिला। बिल्कुल। तो मैं अपने व्यूअर्स को अगर थोड़ा समराइज करना चाहूँ तो वसंत ने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि टाइम कम होना या ना होना, मतलब उसके बारे में हम सोचें, इससे अच्छा है कि हम ये लगाएं कि हम अपना क्या बेस्ट दे सकते हैं। सुबह का टाइम बहुत प्रोडक्टिव है, आप ज्यादा अपने सेलफोन्स पे भी नहीं बिजी रहते हैं, सुबह के टाइम शांति रहती है, माइंड फ्रेश रहता है, माइंड में कोई थॉट्स नहीं चल रहे होते जो इवेंट्स हुए हैं दिन में। तो सुबह के 3 घंटे मेरे हिसाब से 6 घंटे के बराबर होते हैं या 5 घंटे के बराबर होते हैं, और शायद यही राज है
जिसकी वजह से वो कम पढ़कर भी लेकिन ज्यादा प्रोडक्टिविटी देकर ही इज एबल टू क्लियर द एग्जाम। और दूसरा उन्होंने जो कहा कि रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है, उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए लेकिन ही कंपनसेटेड दैट थ्रू रिवीजन, कि बार बार इतनी बार उसको पढ़ लो यार कि मॉक टेस्ट नहीं भी दिए लेकिन हमें सब याद है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखें अगर आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं जिसमें आपके पास टाइम कम है, कि कम पढ़ो लेकिन रिवाइज करो और अच्छे टाइम पे पढ़ो, ये बहुत जरूरी है। टाइम दिन का कौन सा है ये बहुत मैटर करता है। ठीक है गाइस। बाकी वसंत आप ये बताइए कि यार मतलब आपका भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, यस। तो ये तो हमने देखा है बहुत नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों ने पेपर क्लियर किया है। अब आपने चाहे कम पढ़ा थोड़ा, लेकिन आपका एक ओवरव्यू क्या है सब्जेक्ट्स को देख करके, क्या नॉन कॉमर्स या नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले लोग इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं अगर वो अच्छे से पढ़ें? बिल्कुल सर, 100% उसमें कोई ये शक नहीं है। मैं पहले, जैसे हम पेपर का भी लेवल देखेंगे, हम फेज 2 की ज्यादा बात करेंगे क्योंकि फेज 1 में मुझे नहीं लगता ज्यादा डिस्कस करने में कोई पॉइंट है, क्योंकि बिल्कुल। पेपर भी इस तरह का आया था और ऐसा नहीं था वो सिर्फ क्वालिफाइंग का 40%। मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी मुश्किल होगा, कोई भी डिसेंटली अगर तैयारी करता है तो। ठीक है। इसके अलावा फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो हमें देखना चाहिए कि 40 मिनट्स है आपके पास 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो और दूसरी बात यह है कि वो जो क्वेश्चन पेपर है बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स का, वो है ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर कॉमर्स का है तो वो आपको ये बोलेंगे कि भाई जर्नल जर्नल एंट्रीज बनाओ, लेजर बनाओ, ऐसा तो कुछ बना पूछेंगे नहीं आपसे। इट्स बेसिकली कॉन्सेप्ट। अगर आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़नी है, दैट इज योर चॉइस। और मैं ये बताऊं कि मैंने पढ़ा था ये, मुझे क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्रेडिट डेबिट करना, तो मुझे मैंने वो पढ़ा। लेकिन मुझे ये भी पता था कि उसका ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मैंने शॉर्ट में पढ़ा, लेकिन मुझे पढ़ा क्योंकि मुझे लगा कि यार ये पढ़ने लायक चीज है, ये कुछ मुझे सिखा सकती है ना। लेकिन इसकी कोई खास जरूरत थी नहीं। दूसरा बात ये था कि 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने थे। और काफी लोग जैसे मैं काफी बार मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं बेसिकली, काफी लोग सिर्फ उसे एज अ मतलब एक डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसे टाइप पढ़ने वाली चीज नहीं है, उसको आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहिए। न्यूमेरिकल्स पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया क्योंकि जैसे मैं बैंक में भी क्रेडिट ऑफिसर था, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह निकालना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था और वो मुझे हेल्पफुल रहा। तो मुझे पता था कि यार ये इट्स अ गुड थिंग कि मतलब ये पूछ सकते हैं लोग, क्योंकि और इस पे पूछा भी गया। काफी सारे सवाल थे जो फाइनेंशियल रेशियोज पे भी पूछे गए थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे भी पूछे गए थे। तो मुझे लगता है न्यूमेरिकल्स अराउंड 10 से 12 कुछ न्यूमेरिकल्स थे। तो और मुझे लगता है वो डिस्टिंक्शन फैक्टर रहा होगा काफियों के लिए, अगर जिन्होंने सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्मली ऐसे ऐसे की तरह पढ़े होंगे तो वो एक मुझे लगता है कि उसके लिए ज्यादा ये रहा बेनिफिशियल रहा मेरे लिए न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना। दैट्स इट। बाकी फाइनेंस तो काफी जनरिक टाइप आया था कि फिस्कल डेफिसिट पूछ लिया उन्होंने, दो चार ऐसी चीजें पूछ ली कि मतलब कुछ ज्यादा डेप्थ में नहीं था इसके लिए। ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ जाए। अगर आप रेगुलरली कोई बैंक की एग्जाम वगैरह भी दे रहे हैं तो मुझे लगता है दैट वाज सफिशिएंट कि आप अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था कि कंपनीज वाइंड अप करने के लिए समथिंग इस सेक्शन को पूछा था उन्होंने, जो बेसिकली सिलेबस के बाहर था। वो तो अब हार्डली किसी सीएस वगैरह किसी कैंडिडेट ने किया होगा, और वो मैं भी नहीं कर पाया था। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि नॉन कॉमर्स के लिए ऐसा कोई अलग से चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वालों को क्रेडिट डेबिट करना है या फिर जर्नल एंट्रीज लेजर वगैरह पास करना है तो वही लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डेडिकेशन से, जैसे मैंने कहा कि मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करी थी कि प्रीलिम से पहले 15 दिन, मेन से पहले 15-20 दिन, तो अगर इस टाइप से भी आप पढ़ाई करते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। ऐसा ज्यादा आपको ये नहीं करना चाहिए कि कॉमर्स वालों को ज्यादा एज मिलता है। ये साइकोलॉजिकली ये थोड़ा आप पे बैरियर बना सकता है। जैसे नोटिफिकेशन भी जब आया था तो मुझे लग रहा था यार ये इसी टाइप के लोग लेना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जैसे हमारा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका ग्रुप भी बना है, तो उसमें मैं ये बताता हूँ कि आपको अराउंड 25% जो है वो CACS है, जो CACS बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड से। उसके अलावा जो अराउंड 20% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंजीनियर है, मतलब विदाउट एनी MBA और एनीथिंग, नो फाइनेंस कॉमर्स बैकग्राउंड नथिंग। तो ये प्रोपोर्शन है। यस, CACS के लिए थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन बाकी जो नॉन कॉमर्स वाले हैं, नॉन फाइनेंस से, ऐसा कोई डिसएडवांटेजेस फैक्टर नहीं है। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। और दूसरा, इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्शन हुए हैं तो उसमें भी मैं एक ऐसे बोलना चाहता था कि वो खुद भी ये नहीं चाहते कि अलग से वो सिर्फ CACS लोगों को प्रेफर करे या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को प्रेफर करे। वो बेसिकली डाइवर्स प्रोफाइल चाहते हैं कि जैसे मैं देख रहा था कुछ लोग इनकम टैक्स से हैं, कुछ लोग प्राइवेट फर्म्स में काम कर रहे हैं एज CA वगैरह वगैरह, काफी डाइवर्स प्रोफाइल के लोग मुझे दिखे वहाँ पे। तो दैट इज एडेड बेनिफिट। डोंट थिंक कि आप एक ही बार जिंदगी में एग्जाम लिखोगे, कोई टॉप का RBI का SEBI का लिखोगे। कीप वर्किंग, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, दैट इज व्हाट हेल्प मी।
मुझे लगता है काफी लोगों को भी उसमें ज्यादा हेल्प हुई। ग्रेट, बहुत बहुत दिल से बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इनकी बात बिल्कुल सही है कि यार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप भी अपनी कल कंपनी बनाएंगे और आप उसमें 10 लोग रखना चाहेंगे, आप कभी नहीं चाहेंगे कि ये सब एक प्रकार के लोग आ जाएं, क्योंकि उससे जो कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग पावर है, थिंकिंग कैपेबिलिटी है, इनोवेटिंग कैपेबिलिटी है, वो बिल्कुल किल हो जाएगी अगर सारे लोग एक तरह के आ गए। बिल्कुल। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे करना नहीं भी चाहे, तब भी मुझे लगता है कि एक लॉ ऑफ एवरेजेस या लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कहते हैं कि लोग अलग अलग स्ट्रीम से ही आएंगे। ठीक है, हाँ, अगर वो बहुत इंटेंशनली चाहें और पेपर ही ऐसा सेट करें कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल बैलेंस शीट बनाओ, कॉस्ट शीट बनाओ और उसको 6 घंटे का पेपर बना दें, फिर तो ऑब्वियस है कि वो सीए और सीएस वाले लोगों को ही लेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिकली आपकी ओवरऑल जो मैंने आपको पूछा कि आपने कैसे मैनेज किया बीइंग अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट। अब आपके मुताबिक सबसे ऐसे 2 आसान सेक्शन जो कि मतलब स्कोरिंग है एग्जाम में। सर मुझे लगता है कंपनीज एक्ट बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, मतलब इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, मतलब सेक्शंस है बस 140 के आसपास सेक्शंस है। अगर आप पढ़ेंगे, मतलब 7 चैप्टर्स है उसके, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं रोज एक दो चैप्टर, उसमें से कुछ तो काफी सारे बेसिक भी है, मतलब उसमें जब 7 सेक्शन 5 सेक्शन ऐसे ही है एक दो में, बाकियों में 20 to 30 के आसपास सेक्शंस है उन चैप्टर्स में। तो अगर आप ये कर सकते हैं, और मुझे लगता है वो काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी ज्यादा स्कोरिंग है, मतलब उसके बाहर ज्यादा वो पूछ भी नहीं सकते। दूसरी चीज है कि मतलब ये सिलेबस बेसिकली मैं देख रहा था कि उसके बाद एनपीएस का भी नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी उन्होंने यही सिलेबस रिपीट किया था। तो मुझे लगता है ये अभी काफी ट्रेंड में आ गया है ये सिलेबस, तो मुझे लगता है कंपनीज एक्ट आप कभी भी कर सकते हो। जैसे सेबी का नोटिफिकेशन हो सकता है कि इस साल भी लेके आए, क्योंकि ये खबर भी चल रही है कि सेबी को काफी ज्यादा ऑफिसर्स की जरूरत है। तो उसके लिए आप वेट, मतलब मैं ये बोलूंगा कि आप ज्यादा वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं पढ़ाई करूंगा, या आप कभी भी पढ़ाई करके रख सकते हैं, मतलब इट विल ऑलवेज हेल्प यू। इसके अलावा मुझे लगता है मैनेजमेंट काफी ज्यादा स्कोरिंग है। मैनेजमेंट मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अगर हो सकता है काफी आपने कुछ चीज पढ़ी भी नहीं हो, लेकिन आप यू कैन टेक अ गेस, उसमें ऐसा है। और गेस अगर आप कैलकुलेटेड गेस रहेगा तो हो सकता है सही भी हो जाए। तो मैनेजमेंट मुझे लगा काफी स्कोरिंग है। इसके अलावा अगर स्कोरिंग की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग उसके बाद मुझे लगा कि ज्यादा स्कोरिंग है। बेसिकली आप कह रहे हैं कंपनीज एक्ट बहुत स्कोरिंग है, मैनेजमेंट स्कोरिंग है, यस कॉस्टिंग स्कोरिंग है, यस और फाइनेंस अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को आप थोड़ा पीछे रख रहे हैं। यस आई थिंक दैट्स अ नॉर्मल आंसर फ्रॉम एनी पर्सन हु इज फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। और मतलब टफेस्ट सेक्शन आपके मुताबिक फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है और फाइनेंस कॉमर्स एंड अकाउंट्स है। फाइनेंस अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है सर, अगर वो पूछना चाहे तो वो ऐसा ऐसी चीजें पूछ सकते हैं आपने, मतलब हो सकता है हमने कभी सुनी भी ना हो। तो बिल्कुल, फाइनेंस को मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो इजीली कर सकते हैं, फाइनेंस का सिलेबस अपने आप में इतना डाइवर्स है। वास्ट कॉमर्स है, एंड यस वास्ट है यस बेसिकली। वास्ट यस। बिल्कुल। और आपने कोई सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स को पढ़ा था या मतलब जो आया पढ़ लिया बस? कुछ प्लानिंग की होगी आपने कि पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके यस साथ एक आसान है एक टफ पढ़ लेता हूँ, ऐसा कुछ सोचा था आपने? सर पहले, अब बेसिकली टोटल 6 सब्जेक्ट्स है। 6 सब्जेक्ट्स में मैं ये चाह रहा था कि जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स मैं जितनी जल्दी कवर कर सकूं, उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया। जैसे मैंने कहा कि मैं मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ाई करना पसंद करता था, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि जो मेमोराइज करने वाले जो सब्जेक्ट्स है मैं उनको ज्यादा फोकस करूं। कंपनीज एक्ट उसमें से एक था, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस के कुछ चैप्टर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिकली जो लेटर वाले चैप्टर्स है, उन पे मैंने ज्यादा उस फोकस किया पहले, कि मैं सोचता था कि पहले वो कर लूं। उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स पे गया। न्यूमेरिकल्स मैंने इन डेप्थ करे, न्यूमेरिकल्स के जितने फॉर्मूलाज वगैरह थे, लिक्विडिटी रेशियोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे मैंने मेमोराइज करे। उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। और बेसिकली जैसे मैंने कहा कि एग्जाम से पहले रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, तो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगते हैं, जो हमें लगता है कि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बेसिकली उनको स्टार मार्क करके रखो या फिर उसको साइड में कहीं पे लिख के रखो, और एग्जाम से पहले जाके एग्जाम से पहले वो रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो उस पर काफी हेल्प भी हुई मुझे। तो वो मेरा था सर, ये मेरा सीक्वेंस था। बेसिकली कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को मैंने लास्ट में रखा था क्योंकि दैट वाज माय वीकेस्ट पॉइंट। तो उसके बाद मैंने उनमें खुद के अपने क्वेश्चंस बनाए कि इनमें प्रोबेबली क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो उन्होंने इसके बाद ये पूछा था फॉरफिटिंग ऑफ शेयर्स में, जो पूछा था जो मैंने क्वेश्चंस बना के रखे थे उसमें से वो क्वेश्चन था, और पहला ही क्वेश्चन था मैंने। कौन से वाला? जो फॉरफिटिंग ऑफ शेयर्स था ना, जिनको अगर री फॉरफिटिंग इश्यू ऑफ करोगे। शेयर्स, यस कैपिटल रिजर्व वाला। यस 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 तो आपने वो कहाँ से बनाया? मतलब यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक स्मार्ट स्टडी आपने की, वो क्वेश्चन कहाँ से यस बनाया? कोई मतलब आपने कैसे सोचा कि क्वेश्चन आ सकता है? सर,
अगर आप ये देखोगे कि अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर कोई इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना चाहे, अब वो बेसिकली आपको इंटरेस्ट तो पूछेंगे नहीं, मतलब रेयरली हो सकता है कम पूछ ले, चांस है, कम लेकिन चांस है। कम चांस है। तो हाँ। मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहले वाले क्वेश्चंस कौन से होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि भाई अगर कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, हम्म। फिर कौन सा अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उस टाइम पे जो चल रहा था कि जो इन शेयर्स को बेसिकली री इशू करते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, डेबिट किया जाता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने पहले ही लिख के रखे थे, और वो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब वही पूछा गया, तो थोड़ा मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, प्रिपरेशन तो हमने ठीक करी। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई सब्जेक्ट को हमें मतलब कोई सब्जेक्ट की ज्यादा वेटेज है एग्जाम में, उसको ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए, या लगता है कि मतलब वैसे तो 6 के 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि मतलब जैसे अकाउंट्स, फाइनेंस और कॉस्टिंग में तो कई बार हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे, यस और इकोनॉमिक्स में भी अगर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी है तो हमें पता ही नहीं है कि वो फाइनेंस का है या इकोनॉमिक्स का है। यस पर यस फिर भी अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ हो कि कोई मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जिनकी एग्जाम में नंबर वाइज ज्यादा वेटेज हो, ऐसा कुछ लगा आपको? सर, मुझे फाइनेंशियल रेशोज लगा। फाइनेंशियल रेशोज एक्चुअल में अगर आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो वो काफी सारा एस्पेक्ट कवर करता है आपका। वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का भी पार्ट बन सकता है और कॉस्ट अकाउंटिंग का भी पार्ट बन सकता है। तो आप अगर उसे ढंग से करते हैं, आपको उन रेशोज में अगर पता चलता है बेसिकली जो हम होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे कनेक्ट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, EBITDA एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीज अगर आप कर सकते हो, मुझे लगता है उस पर काफी ज्यादा वेटेज था। एक सिंगल मोस्ट टॉपिक जिसपे ज्यादा वेटेज था वो मुझे वो लगा। इसके अलावा बाकी सारे इसमें काफी सारे एक जनरल टाइप के जो फाइनेंस क्वेश्चन होते हैं, जैसे फिजिकल डेफिसिट उन्होंने पूछ लिया, मतलब इसको अब एक जनरिक ये बोलेंगे कि आप डे टू डे अगर जिंदगी में आप फाइनेंस से कहीं से भी रिलेटेड है तो आपको ये चीजें पता रहती हैं। आपने कभी बजट भी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उसमें भी ये सारी चीजें कॉमनली यूज होती है। तो ये इस टाइप की चीजें थी। बाकी ऐसा एक कोई टॉपिक जिस पे ज्यादा वेटेज हो, ऐसा कोई दूसरा तो मुझे लगा नहीं। बाकी तो आपको इंडिविजुअल ये करना पड़ेगा। बाकी फाइनेंस का एक जनरल नॉलेज अगर आपको हो तो मुझे लगता है आपकी ज्यादातर जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी। जैसे उन्होंने पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में पूछा था, पी तो अगर नोट। आप यस यस पी नोट्स के बारे में, तो अगर आप एक जनरल आपको आइडिया है, आप रोज उससे टच में है, तो दैट हेल्प्स। क्वेश्चन मतलब ये मैं भी कहूंगा बहुत बेसिक आता है, मतलब अगर आपने यस यस कहीं कहीं न्यूज़पेपर भी अगर आप 1 1.5 साल से पढ़ रहे हो, उन टर्म्स के बारे में पता है, एफडीआई क्या है, एफआई क्या है, क्वेश्चन ये भी आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, एफआई या एफडीआई, ऐसा कुछ था। यस यस यस। तो ये अगेन एक बेसिक क्वेश्चंस हैं जो अगर हम मतलब शायद किसी टॉपिक में ना भी मिले, लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये इस पे जो मैं टॉपिक की बात करूंगा, जैसे मुझे लगता है जो सिलेबस वो देते हैं फाइनेंस का, या फिर ये बहुत ही घिसा पिटा सिलेबस है, और मुझे लगता है अब उस पे क्वेश्चन भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब वो मतलब उन्होंने एक जनरिक टाइप का उन्होंने सिलेबस बनाया। अब मुझे लगता है सिलेबस मतलब जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं वो काफी हटके आ रहे हैं, खास करके एग्जाम्स जैसे आरबीआई वगैरह में। तो मुझे लगता है कि अब ठीक है, वो एक सिलेबस कॉपी पेस्ट तरीके से चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा प्रिपरेशन अपनी अलग तरीके से करनी चाहिए। अगर आप जनरल अवेयर है, जनरल जो अवेयरनेस हम रखते हैं फाइनेंस के बारे में, तो इट विल हेल्प। बिल्कुल सही है, सिलेबस वही है। और सिलेबस में 5 6 टॉपिक्स तो ऐसे हैं शायद उनमें से 5 6 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी वो सिलेबस में है। तो ये बहुत ये इन्होंने स्मार्ट स्ट्रेटेजी की है। अगर आप इनसे बात करें तो सारा कुछ निकल के आ रहा है कि सुबह पढ़ते थे, रिवीजन बहुत करते थे, न्यूमेरिकल्स को नहीं कर पाए तो उन्होंने क्वेश्चंस ढूंढ लिए कि थ्योरी के क्या आ सकते हैं भैया, फॉरफिटर ऑफ शेयर्स आ सकता है। तो यही एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और थोड़ा बहुत लक ने साथ दिया एंड ही हैज क्लियर्ड दिस एग्जाम। बट जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ, वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट ही हैज अ वेरी लॉजिकल माइंड एंड इनको एक जेन्युइन इंटरेस्ट है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में। जैसे बातें कर रहे हैं बैलेंस शीट, नो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एबिटा, तो ये कुछ रट्टा या बोझ मानकर उस चीजों को नहीं पढ़ा है इन्होंने, उन्होंने उन चीजों को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा है, और देयरफॉर आई थिंक वो इतनी आगे तक पहुंच पाए हैं। ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगी आप में, वसंत। थैंक यू सर। और वसंत, आपको जो सेबी की नोटिफिकेशन है वेबसाइट पे, अगर हम इंटरव्यू को छोड़ दें तो क्या पेपर 2 में उनकी कोई इंपॉर्टेंस है? बहुत लोग पूछते हैं कि सेबी की नोटिफिकेशंस क्या वेबसाइट में से पढ़ी जाएं पेपर 2 के लिए, आपका क्या मानना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं इसका बहुत बड़ा विटनेस हूँ। असल में सेबी में बेसिकली मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की अगर बात करूँ, हमने 6 सब्जेक्ट्स की तो काफी बात कर ली। डिस्क्रिप्टिव पेपर में सेबी का नोटिफिकेशन मतलब क्लियर कट ये कहता है कि हम कैंडिडेट की ड्राफ्टिंग स्किल्स चेक करना चाहते हैं।
जैसे आरबीआई का नोटिफिकेशन होता है वो एनालिटिकल एबिलिटीज वगैरह चेक करना चाहते हैं, लेकिन सेबी ने तो ये लिखा था कि हम आपकी ड्राफ्टिंग एबिलिटीज चेक करना चाहते हैं। तो उन्होंने जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो ऐसे राइटिंग थी उसमें 200 वर्ड्स का उन्होंने लिमिट दिया था। तो एक्चुअली क्या था कि मैं पहली बार ऐसा कोई पेपर दे रहा था बेसिकली जिसमें कंप्यूटर में आपको डिस्क्रिप्टिव चीजें टाइप करनी थी। तो फिर मैंने मेरा सिंपल ये होता है कि मैं ज्यादा अपने जो आइडियाज हैं बेसिकली वो पेपर पे मतलब टाइप करना मैं ज्यादा पहले समझता हूँ। कि मैंने एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन बनाया, फिर उसके बाद बॉडी बनाई, फिर एक कंक्लूजन बनाया, फिर उसके बाद वो ऐसे करीब करीब 350 वर्ड्स के आसपास हो गया था। लेकिन फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है मैं थोड़ा उसे अरेंज करता हूँ, लेकिन उसका ग्राफिक यूजर इंटरफेस इतना मतलब कॉम्प्लेक्स था तो उसको बैक स्पेस भी अगर आप दबा के रखोगे ऐसा नहीं चलता, सिंगल एक एक बार ऐसे उसको प्रेस करना पड़ता है। तो मेरे लिए बहुत ये टाइम टेकिंग हो रहा था, ऑलरेडी 20 मिनट्स पास हो चुके थे। तो मुझे लगा कि यार अब इसमें लड़ने में ज्यादा मतलब नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे उतना ही 349 वर्ड्स का मैंने ऐसे लिखा था, जबकि वर्ड लिमिट थी 200। तो नॉर्मली उसका टॉलरेंस होता है 10%, प्लस और माइनस आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं 349 वर्ड्स का लिखा था। लेकिन मैंने ये ध्यान रखा था कि जैसे आप कुछ भी लिख रहे हैं बेसिकली आपको पंक्चुएशन प्रॉपरली फॉलो करने हैं। जहां पे कॉमा आ रहा है यू हैव टू मेक श्योर कि यार जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं इट मेक्स सम सेंस, कि उसमें कुछ मतलब निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जस्ट अगर मुझे बोला जाए एमएसएमई पे लिखो तो मैं धड़ धड़ इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। आपको एक इंट्रोडक्शन बनाना चाहिए, उसमें एक प्रॉपर होता है। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस में आपको सेंटेंस को अरेंज करना है, उस पर मैंने थोड़ा ध्यान दिया था। तो भले ही मेरा ऐसे 349 वर्ड्स का हुआ था, लेकिन मेरी ड्राफ्टिंग मुझे लगता है मैंने काफी अच्छा लिखा था। तो उसके कारण हो सकता है कि उसके कारण भी मेरा उन्होंने लिया हो मुझे। लेकिन ऐसे अगर वर्ड लिमिट पे कोई अगर देखे कि यार इसने वर्ड लिमिट पे ये ध्यान नहीं दिया है फिर ये नहीं किया तो मेरे काफी सारे नंबर कट जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने देखा कि ऐसे की क्वालिटी क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसे तो काफी अच्छा लिखा है, तो दैट हेल्प। इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंशन था, कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं है कि आप मतलब काफी बार अब काफी लोग जो स्मार्ट होते हैं बेसिकली वो कर लेते हैं, लेकिन काफी लोग ये कोशिश करते हैं कि वो जो जैसे पैसेज दिया गया मैं उसको उसी तरह छाप लेते हैं, उसको थोड़ा सा इधर उधर कर लिया, अरेंज कर लिया। तो इसको ऐसा नहीं है, बेसिकली अगर आप वहां से कोई उठा रहे हैं तो आप अपने मेक श्योर कि आप अपने वर्ड्स कुछ डालें उसमें। मैं जैसे अपने कुछ एग्जांपल भी उसमें कॉम्प्रिहेंशन के आंसर में मैंने डाल दिए कि यार ये ऐसा ऐसा हुआ था या फिर इसका ये मतलब निकलता है। तो उसके कारण मुझे लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स भी मेरे थोड़े से अलग बने थे और हो सकता है उनको पसंद भी आया। अब जब इनके जब मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा कि कितना उन्हें पसंद आया। लेकिन मुझे लगा कि ये सारी चीजें मैंने करी, और तो मुझे जब एग्जाम हुआ तब तो मुझे लग रहा था कि यार मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर सिलेक्शन हो गया मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि दे आर नॉट जस्ट लुकिंग आफ्टर सम आंसर्स कि 200 बोला तो बस 200 में ही करना है, आप भले ही कुछ भी लिखो, ऐसा नहीं होता। आपको मेक श्योर कि आप उसकी क्वालिटी पे ध्यान दें। अगर क्वालिटी में अगर 150 वर्ड्स का भी लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज है। बिल्कुल। तो ये एक नई लर्निंग है कि इन्होंने वर्ड लिमिट मतलब पार ही नहीं की, उसके चितड़े उड़ा दिए 200 से 350। तो मैं ये तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप बड़ा लिख के आए, लेकिन द पॉइंट ही इज मेकिंग इज दैट राइट क्वालिटी, एंश्योर दैट यू डू नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, बिकॉज वो मिस्टेक्स वहां पे खुद ही हाईलाइट हो जाती होंगी। दे मस्ट हैव सम सॉफ्टवेयर। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखें, वर्ड लिमिट पे भी रखें, इतना ना करें। शायद कोई सन की टीचर मिल गया तो वो काट भी लेगा, बट देन अगेन क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी थोड़ा इधर उधर होगा तो चलेगा, राइट? So that's a very good point. Again, one myth can be busted here that no, rather than quantity, focus more on quality. Quantity थोड़ा इधर उधर चलेगा, ठीक है। और आपने रिवीजन की इंपॉर्टेंस बताई थी शुरू में कि आपने जितना बड़ा रिवाइज किया, कुछ छोड़ना पड़ा तो वो छोड़ा। तो रिवाइज कैसे करते थे? मतलब आपने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, आप उससे रिवाइज करते थे? यस यस यस, तो मैंने खुद से नोट्स बनाए थे अलग अलग। बेसिकली मुझे जो भी सोर्स मिलता था, मैंने काफी सारे ICAI के पीडीएफ्स भी लिए। उसमें से जो एग्जांपल्स मुझे लगे कि अच्छा ये मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर रहे हैं, मैंने उन्हें बार बार रिवाइज किया। एग्जाम से पहले मैंने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, मतलब मैंने न्यूमेरिकल्स मुझे लगता है इलस्ट्रेशंस मुझे उसके 10-10 20-20 बार सॉल्व किए होंगे। तो उसके कारण मेरे कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्लियर हुए। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के हो या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हो, तो उससे काफी हेल्प हुआ। मेरे कॉन्सेप्ट्स बेसिकली जिन एरियाज में मैं वीक था उन कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करने में काफी ज्यादा हेल्प हुई। और रिवीजन बस वही है, मैं सुबह उठ के काफी ज्यादा वो चीजें जो मुझे लगता था कि ज्यादा इस पे मैं ध्यान देना चाहिए था, जैसे इकोनॉमिक्स का जो लेटर वाला पोर्शन होता है, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, ISLM कर्व, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता था मुझे कि इस पे अगर क्वेश्चन पूछे तो ये मतलब इस कैन बी ट्रिकी। तो ये आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, या तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है फ्रीली ज्यादातर कोर्सेज अवेलेबल, कोर्सेज इन द सेंस आपको MCQs वगैरह मिल जाएंगे, तो उनसे भी मुझे काफी हेल्प मिली।
बिल्कुल। तो रिवीजन आपने कब शुरू की थी, मतलब जब आपको लगा कि अब मैं और नहीं पढ़ूंगा रिवीजन रिवीजन? डे 2 से रिवीजन, मतलब जब भी मैंने, जैसे मान लीजिए आज पढ़ाई करी है कुछ भी, तो मैं कल से रिवाइज करना शुरू कर देता था। मेक श्योर कि आपको जो आपने कल पढ़ा है वो भी आपको आज याद है। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ते जाएं और आपको पहले दिन आपने क्या किया था, अगर आपको ये पता नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन पहले दिन जो पढ़ा है उससे ही मैं रिवाइज करता था, और कंटिन्यूसली रिवीजन चलते रहता। तो गाइस ये पॉइंट नोट कीजिए, हर कैंडिडेट ने बोला है और इन्होंने तो उसको और एक्सेंचुएट कर दिया कि दूसरे दिन से ही इन्होंने रिवीजन शुरू की। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आप हर बार यही सुनते हैं कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अपनी रिवीजन जरूर प्लान कीजिएगा। डोंट गो फॉर मोर एंड मोर, रेदर गो फॉर सम गुड रिवीजन स्ट्रैटेजी। मॉक टेस्ट आपने दिए नहीं, आपने बोला, नो। ठीक है, लेकिन आपने रिवीजन के थ्रू ही शायद उस चीज को आपने ओवरकम कर लिया। यस। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बारे में आपने बताया कि आपका पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था, वर्ड लिमिट क्रॉस कर गई थी, बाकी यस। सब ठीक था, आपने ओरिजिनल यस। कंटेंट लिखा, अच्छा लिखा, इसलिए आप यस। यू आर एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स, है ना। इंटरव्यू के बारे में बताइए, आपका इंटरव्यू मुझे लगता है जरूर इंटरेस्टिंग हुआ होगा। और सीबीआई का नाम सुन के क्या उन्होंने कुछ सीबीआई के बारे में पूछा आपसे? ये पूछा कि सीबीआई छोड़कर सेबी क्यों आना चाहते हैं? ये तो मतलब एंटिसिपेटेड क्वेश्चन था। हम्म, जो मैंने पहले भी बताया कि ये मतलब ये तो पूछना ही था उन्होंने। और हम्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप जब कभी ज्वाइन करने जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई व्हाई डू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। हम्म, तो ये तो बेसिकली इंटरव्यू मतलब ऐसा होता है कि आपको एंटिसिपेट करने के तो चलना ही होता है कि आपको एटलीस्ट अपने बारे में तो चीजें पता होनी चाहिए। हम्म, आपके प्रोफाइल के बारे में, अगर आपने कोई पास्ट में कोई डिसीजन लिया है, जैसे हम्म, वो मतलब वो काफी बार ये पूछ लेंगे कि जैसे मैंने बैंक क्यों छोड़ा, बैंक छोड़ के सीबीआई क्यों गया, और हम्म, सीबीआई जाना ही था तो फिर सीबीआई छोड़ के सेबी क्यों आ रहे हो। इस टाइप हाँ, के ऐसे सवाल पूछेंगे आपसे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस हम्म, प्रॉपरली। आप उसे लिख के, मतलब जैसे मुझे लिखना पसंद है तो मैं लिखता था, और उसमें अगेन उसको भी मैं रिवाइज करता था। तो उसके कारण मैं थोड़ा बेनिफिट हुआ मुझे। तो मैं उन चीजों को, और बेसिकली आप अपने बेहतर जज कर सकते हैं अपने आप को। तो हम्म, जैसे आप कोई आंसर बनाएं तो आप अपने आप को से ये बोल के देखिए, आपको लगता है कि अगर इसमें और किस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन सामने वाला पूछ सकता है, अगर आप वो एंटिसिपेट कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिएगा, अगर उसने ये सवाल पूछा तो मैं ये जवाब दूंगा। तो इस तरह से आप अपनी बारे में तो ये पूरी तैयारी रखिए इसमें, और ये हर बार आपको काम ही आएगा। इसमें हम्म, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यू में आपको पता होना चाहिए आप जा कहाँ रहे हैं। तो हम्म, बेसिकली सेबी फाइनेंशियल मार्केट्स का रेगुलेटर है। तो आपको फाइनेंस बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, और हम्म, आपको सेबी क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम्म, इसके बारे में बेसिकली जो रिसेंट ट्रेंड होता है, वो हम्म, आपको उनके जो चेयरमैन होते हैं उनके जो स्पीचेस और उनके बेसिकली सेबी की वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम्म, सेबी के वेबसाइट पे आपको एफएक्यूज भी मिल जाएंगे। वो खुद हम्म, ही अपनी जो बेसिक जो जो होता है ना हमारी तरह, जिनको फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं होता, उनको हम्म, क्लैरिफाई करने के लिए एफएक्यूज अपलोड करते हैं सेबी की वेबसाइट पे। मैंने वो भी सारे देखे। बेसिकली उस पे हर चीज पे उन्होंने एफएक्यूज दिए हुए थे। जैसे फॉरेन एफपीआईज होते हैं, उस पे भी उन्होंने एफएक्यूज दिया होता है, भाई कौन कौन होता है। अपने को डिटेल में नहीं जाना, लेकिन अपने को उसके जो बेसिक्स होते हैं वो एटलीस्ट पता होने चाहिए। दूसरा, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तो नॉर्मली मतलब मैं ये 4 साल 5 साल बाद पहला कोई इंटरव्यू दे रहा था। तो हम्म, मैं नॉर्मल शर्ट पैंट में गया था, फॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट में। और हम्म, जब मैं वहां पे गया तो काफी सारे लोग टाई सूट वगैरह पहन के आए थे, तो मुझे हम्म, लगा कि यार मैं थोड़ा सा इंफीरियर फील कर रहा था। फिर हम्म, मैंने इंटरव्यू रूम में जो वेटिंग थे, तो मैंने अपने बगल वाले कैंडिडेट से मैंने पूछा कि क्या करते हो क्या नहीं। तो वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो मुझे और थोड़ा डिस्करेजिंग लगा हम्म, कि यार तो सीएस वगैरह इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, तो दे हैव मोर चांसेस टू गेट सेलेक्टेड इन हम्म, लाइक फाइनेंस और कॉमर्स रोल। तो फिर मैंने उससे बात करी, वो मुझे बताने लगा कि यार मेरा एक कोई रिलेटिव है, उसका दोस्त है सेबी में, उसने बताया कि आजकल ये लोग कॉमर्स और फाइनेंस बैकग्राउंड वाले ही ले रहे हैं। तो मुझे लगा अच्छा। उसने मेरे को इमेज भी सेंड करी, तो देख के मुझे थोड़ा सा मतलब इंटरव्यू की चीज पे, वहां पे मैं अपने आप पे फोकस करने की जगह मैं दूसरी चीजों पे फोकस करने लगा। हम्म, फिर एक एक जो कैंडिडेट से अंदर जाते गए, मेरा 14th नंबर था उसमें। हम्म, तो उसमें वो जाके बाहर आते थे, फिर मतलब सब लोग पूछते थे उनसे। मैं नॉर्मली पूछने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन सब लोग बोलते थे अरे कुछ नहीं, मतलब जस्ट दे आर आस्किंग अबाउट योर बेसिक प्रोफाइल एंड ऑल, नो कॉमर्स और नो फाइनेंस वाले क्वेश्चन है। तो फिर मुझे लगा ठीक है। तो प्रोफाइल तो मैंने अच्छी करी थी, तो ठीक है। जब मैं गया तो पहला क्वेश्चन उन्होंने, नॉर्मली हर इंटरव्यू में वही होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो वो हुआ। उसके बाद मेरा ऐसा था कि जब मैं इंटर किया
तो वहाँ पे 2 मेंबर्स जो थे फिजिकली प्रेजेंट थे और 3 लोग थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहे थे। तो मैंने जो फिजिकली प्रेजेंट है, मैंने उनको ही देखा, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखा ही नहीं, मैंने उनको ही विश किया, उन्होंने मुझे बैठने के लिए, मैं बैठ गया, उनको मैंने इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद एक लेडी थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने ज्वाइन किया था, एंड शी स्टार्टेड आस्किंग मी सम लाइक बेसिक डेफिनेशंस। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये फ्रंट रनिंग क्या है, तो मुझे पता नहीं था। उन्होंने ऐसे काफी सारे 7-8 क्वेश्चन मुझसे पूछे, तो मैं कंटिन्यूसली यही बोलता गया, सॉरी मैम आई डोंट नो, सॉरी मैम आई डोंट नो। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या चल रहा है मेरे साथ, तो मैं एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। तो उसके बाद फिर पैनल मेंबर्स ने फिर शिफ्ट किया, तो उन्होंने डेफिनेशन से चेंज करके उन्होंने एक बेसिकली जो लॉजिक होता है किसी भी चीज को ऑपरेट करने की, मतलब बेसिकली फिर उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट्स, इकोनॉमी, इसके बारे में पूछना, वो उसके बारे में उन्होंने पूछना शुरू किया। प्रोस्पेक्टस के बारे में पूछा, तो उसके बारे में मतलब अच्छे मुझे था नॉलेज, तो मैं उसके बारे में बता पाया। उसके बारे में उन्होंने, जैसे 14 जून को मेरा इंटरव्यू था, तो 2 और 4 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने फिर यूएस के बारे में पूछा कि भाई यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी हमें कैसे अफेक्ट करती है। तो फिर ये पूछा कि आजकल शेयर मार्केट्स इतना क्यों भाग रहे हैं। एक्चुअली ये सारे जो थे, ये सेबी की वेबसाइट पे जो पेपर्स वगैरह पब्लिश होते थे, उसमें ये सारी चीजें लिखी थी, तो उसके भी मैं पढ़ के गया था, तो उसके बारे में मुझे अच्छा नॉलेज था। जैसे गोल्ड एक्सचेंज, रिसेंटली जो बजट था उसमें भी उन्होंने अनाउंस किया था कि गोल्ड एक्सचेंज हम सेटअप करेंगे अंडर सेबी एज रेगुलेटर, तो ये इंपॉर्टेंट था। सेबी ने कंसल्टेशन पेपर भी उस पर अपलोड किया था। ये सारी चीजें पढ़ के जाना पड़ता है आपको, मतलब बेसिकली जो रिसेंट है 5-6 महीने में जो भी सेबी कुछ नया कर रहा है। उन्होंने ये भी पूछा, यार मुझे ये बताओ कि सेबी ने ऐसा कौन सी कंपनी जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया है, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने अगेन बताया सॉरी मैम आई डोंट नो। तो ऐसे काफी सारी चीज हुई। फिर जॉब के बारे, मेरे प्रेजेंट जॉब के बारे में तो उन्होंने ज्यादा बात नहीं करी, लेकिन मेरा जो बैंक वाला एक्सपीरियंस था उसके बारे में ज्यादा बात करी उन्होंने। किसान क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पूछ लिए उन्होंने, तो मैं उसके बारे में ज्यादा अच्छा जानता था, तो मैंने उसे बता दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन थे मैं उसको आंसर कर पाया, और मेरा लॉजिक ठीक मानता हूँ मैं एटलीस्ट, तो उसके कारण फिर शायद हो सकता है उन्हें वो पसंद आया हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जस्ट बिकॉज आपको कुछ डेफिनेशंस पता है डजंट मीन कि आप फाइनेंशियल मार्केट्स के एक्सपर्ट बन गए। तो बेसिकली आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। कि सेबी में जैसे मुझे लगता है एडुटैप पे ही आपने मिस्टर पीयूष गुप्ता जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये बताया था काफी सारे कि यहाँ पे सारे ऑफिसर्स होते हैं, हमें ऐसे लोग चाहिए जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम कर सकें। और मुझे लगता है उन्होंने जिन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है, सारे ही, मैं जैसे लोगों की प्रोफाइल देख रहा था, सब लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से, मतलब कोई इनकम टैक्स में जैसे काम कर रहा है, कोई प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई डेलॉयट में जो बिग फोर्स जिसे बोलते हैं उनमें काम कर रहा है। तो काफी सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से उन्होंने लिए हैं लोग, और ज्यादातर उन्होंने एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को मुझे लगता है प्रेफर किया है। तो इट हेल्प्स कि अगर आप अपना एक प्रोफाइल बनाते हो, आप अलग अलग डाइवर्स सिचुएशंस में, डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो एक्सेट्रा। बहुत अच्छा आपने बताया पूरा इंटरव्यू के बारे में। आई थिंक व्यूअर्स विल रियली लाइक इट। वसंत, आपके इंटरव्यू में क्या कुछ एचआर क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे? अगर हाँ तो क्या? एचआर क्वेश्चंस मेनली उन्होंने मुझसे यही पूछा कि मतलब जो शुरुआत होती है, जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ से ही होता। उसके बाद ज्यादातर उन्होंने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं तो ये प्रिपेयर करके तो जाना ही होता है। ज्यादातर उन्होंने इस पे ही फोकस किया कि जैसे मेरा आईडीबीआई बैंक का एक्सपीरियंस था, उन्होंने आईडीबीआई बैंक के बारे में पूछा कि यार क्या बताओ इतना लॉस में क्यों चल रही है बैंक वगैरह वगैरह। तो ठीक है, मैं टू सम एक्सटेंट आई कुड आंसर दैट। ठीक है, लेकिन इस तरह से उन्होंने सवाल ऐसे इस तरह से पूछे कि आपको कंफ्यूज कर देंगे, आपको मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में पता नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट योर गट, आप मतलब अपना लॉजिक जितना बेस्ट तरीके से बता सकते हैं उतना बताइए। बाकी जहाँ पे आपको वाकई में नहीं पता है, जस्ट कम आउट एंड से आई डोंट नो। ऐसा कुछ नहीं होती है, उनको ब्लफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि गेस करने की जरूरत है, तो दे विल कैच दैट। तो ये सारी चीजें, सही मैंने सिंपल सा इंटरव्यू था। इंटरव्यू आपका काफी इंटरेस्टिंग था, बट ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही है अपने इंटरव्यू को डिस्कस करते हुए, कहा कि अगर एक दो क्वेश्चन नहीं आते तो डू नॉट पैनिक, एंड इट्स नॉट अबाउट कि अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि ये कैसे है, इसका क्या परसेंटेज, आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, लॉजिक होना चाहिए, दैट इज वन मेन थिंग, राइट? टर्म्स और फैक्ट्स आर समथिंग दैट कैन बी लर्न, टर्म्स आर जस्ट जार्गन्स। जैसे उन्होंने पूछा फ्रंट रनिंग क्या होती है ना, पर फ्रंट रनिंग क्या होती है वसंत, मैं जो डिस्कस करूंगा, फ्रंट रनिंग होती है जैसे आप ब्रोकर हैं,
आपको किसी ने ऑर्डर दिया कि 10 लाख शेयर्स खरीद लो आप किसी कंपनी के, तो आपको पता है कि 10 लाख शेयर्स खरीदेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से पहले आप अपना पैसा लगा दोगे कि प्राइस बढ़ने वाला है, विच इज इलीगल बिकॉज यू आर यूजिंग सम इंफॉर्मेशन टू मेक प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड फ्रंट रनिंग, के आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से पहले फ्रंट पे आके मतलब फ्रंट रनिंग कर ली, पहले ही अपना ऑर्डर कर लिया। तो ये टर्म पता होनी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको एक लॉजिक पता है कि यार ऐसा ऐसा करना गलत है या फिर ये किस लॉज के अंदर आता है, सेबी इसको रेगुलेट करती है, दैट इज मोर देन एनफ, दैट इज व्हाट आई थिंक। ठीक है, और कोई भी बंदा आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट करने के लिए बैठा है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है। ही वुड नॉट रिजेक्ट यू जस्ट बिकॉज यू कुड नॉट टेल हिम सम फैक्ट्स और some definitions. Nobody is going to reject you. वहां बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, उनका अलग ही नजरिया आपको देखने का। ठीक है, तो आप इतना डिटेल में मत सोचिएगा। इसके बारे में एक और ऐड करना चाहूंगा। जैसे मैं इंटरव्यू से बाहर आया तो पहले जैसे मैंने बताया कि जो कैंडिडेट्स मेरे मुझसे पहले बाहर आए थे तो उन्होंने बताया कि यार फाइनेंस से रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहे, वो तो बस तुम्हारे प्रोफाइल के बारे में पूछ रहे हैं, तो हो सकता है जो मुझे पूछा गया तुम्हें ना पूछा जाए, तो उसमें क्वेश्चन का तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मतलब यार ठीक है, लेकिन जो मुझे बाहर आके जो मैंने एक्सपीरियंस था, मैं वहाँ पे जो लड़का मेरे बगल में बैठा था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मैंने उससे शेयर किया, और ये जो आपने बताया फ्रंट रनिंग वगैरह वो सारी चीजें उसे पता थी, तो मुझे मुझे और भी डिस्करेजिंग लगा कि यार ये तो मेरा मतलब तेरा एक तरह से कॉम्पिटिटर है एंड ही नोज मोर देन मी। तो जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। तब मैंने उसका नंबर लिया, तो मैंने उससे पूछा यार रिजल्ट अनाउंस हुआ है क्या हुआ, तो उस लड़के का नहीं हुआ था। तो मतलब दैट वाज फनी, मुझे समझ में नहीं आया, जो लड़का मुझे जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो आंसर कर पाया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब जो आपने कहा कि उनको देखने का नजरिया उनका जो होता है बहुत ही अलग होता है, तो मतलब वो बात काफी सच है। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा। इसका एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से ये है कि अगर कोई ज्यादा क्वालिफाइड है तो उससे एक्सपेक्टेशन भी वैसी ही होगी। आप सीबीआई में काम करते हैं, 7 साल एक्सपीरियंस है, आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप फ्रंट रनिंग या कुछ ये चीजें बता पाए। सीए से नॉर्मल होगा, किसको पता होना चाहिए। तो एक एक्सपेक्टेशन का जो एक बार होता है ना, वो आप खुद ही सेट करते हैं अपनी क्वालिफिकेशन से, अपने एक्सपीरियंस से, और फिर उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपका 5 साल का बैंक एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और आप ये ना बता पाए कि सपोज के क्रेडिट देते हुए क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने चाहिए, तो उसको थोड़ा सा तो यार बैड इंप्रेशन लगेगा ना, यार ये क्या कर रहा है 5 साल से, ये इतना क्वालिफाइड है, क्या कर रहा है ना। तो वो एक शायद एक्सपेक्टेशन वाला फैक्टर आ जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, उससे हिसाब से एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। बट अगेन ठीक है, बहुत सारे सीएस भी रिजेक्ट हुए हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स भी रिजेक्ट हुए हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स भी सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे सीएस भी सिलेक्ट हुए हैं। तो इसका जो एक कंक्लूजन है यही निकाल सकते हैं कि यू नीड टू बी द बेस्ट अमंग द कैंडिडेट्स in terms of your knowledge, in terms of your personality, in terms of your confidence। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपका बैकग्राउंड सिर्फ एक डिग्री है जो आपके पास है, दैट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड कि आप ही सेलेक्ट होंगे। So वसंत, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। One of the decent and the most interesting interviews I had. I did not feel like I am having a interview. It was like a discussion, and I really liked it. और आप जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट, अपने फेलो एस्पिरेंट्स को, जो कि अब आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं? रोल मॉडल का तो पता नहीं। बाकी कहने का मतलब है कि जैसे काफी लोग मुझसे जो मुझे जानते थे, वो जब मैंने उन्हें बताया कि यार मेरा इंटरव्यू तो ऐसे हुआ और मुझे नहीं लगता कि अब मेरा होगा, तो उन्होंने ये कहा यार तू टेंशन मत ले, तेरा हो जाएगा। अब ये उनको कैसे पता था मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे एफर्ट डालते हुए देखा था। उन्होंने मुझे ये भी देखा था कि मैं किस तरह से अभी अपना शेड्यूल मेंटेन कर रहा हूँ, किस तरह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप अगर जो एफर्ट्स अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में आप लगाते हैं, आपको सही में चाहिए। क्योंकि मैं इसमें ये भी जैसे 27 फेब को सेबी का मेंस था और 6 मार्च को आरबीआई का प्रीलिम्स था। काफी लोग मुझे ये भी एडवाइस कर रहे थे कि यार व्हाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर आरबीआई, यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू आरबीआई देन सेबी। क्योंकि एक तो सेबी का सिलेबस भी ऐसा था कि मतलब वो तो दैट वाज कंप्लीटली न्यू फॉर गाइज लाइक मी, और आरबीआई काफी फेमिलियर था। इस बार उनकी डबल वैकेंसीज थी, लेकिन मैंने कहा यार नहीं, मतलब मेरा अभी माइंड सिर्फ सेबी पे ही फोकस है और मुझे सेबी ही करना है अभी। तो मैंने सेबी पे ही फोकस किया। 27 फेब तक मैं सेबी की ही तैयारी करता रहा। एंड गाइस, मतलब कहने का मतलब है अगर इफ यू रियली वांटेड नो, थिंग्स विल हैपन इन योर फेवर। तो ये वाली चीज होती है, तो इस पे थोड़ा विश्वास रखो। आप बस अपने लगे रहो, कुछ नहीं हो जाएगा। बस यही वाला मैसेज देना चाहूंगा।
गीता की टर्म्स में बोले तो कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो बिल्कुल वही किया इन्होंने, लेकिन कर्म बहुत अच्छे से किया और थोड़ा स्मार्ट तरीके से किया। तो आप भी अगर ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिए, और बहुत सारे डिस्क्लेमर्स होने चाहिए इस वीडियो के नीचे, ठीक है? तो वो थोड़ा ध्यान करके करिएगा। ऐसी स्ट्रैटेजी 100 में से एक बंदे की ही मिलती है, ठीक है? तो उसके लिए वो एटीट्यूड, वो थिंकिंग, वो माइंडसेट, वो सारी चीजें होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आप स्ट्रैटेजी इनकी अपनाएंगे लेकिन रात को नींद नहीं आएगी कि यार वो 2 चैप्टर तो छूट गए, कल तो प्रीलिम्स है। ये अपना सिलेबस पूरा किए, प्रीलिम्स के लिए गए थे, ठीक है, लेकिन एक एटीट्यूड के साथ गए थे कि यार करके आऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को ध्यान से करिएगा अगर इनकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैं ये नहीं कहूंगा, बट यू नीड टू अडेप्ट इट टू योर स्टाइल। थैंक यू वसंत, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, और सेम हियर सर। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इन सेबी, ठीक है? और सीबीआई शायद एक बहुत बड़ा हीरा खोएगी अभी, और वो हीरा सेबी के पास जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय।